21 नवंबर की सुबह 5:30 बजे झारखंड और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर एक ऐसी हलचल दिखाई दी जिसकी कल्पना वहां के स्थानीय लोगों ने शायद ही कभी की होगी। सुबह का समय शांत था, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद सीआरपीएफ की गाड़ियों की लंबी कतारों की आवाज ने इस सन्नाटे को चीर दिया। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पर ये आम छापा नहीं था, ये उन कोयला माफियाओं के नेटवर्क पर सबसे शक्तिशाली प्रहार माना जा रहा है, जिनके बारे में कई सालों से जांच एजेंसियों के पास शिकायतें थी। ईडी सूत्रों के अनुसार जांच काफी समय से चल रही थी और जब पर्याप्त इनपुट मिल गए तभी ये बड़े पैमाने की कार्रवाई अंतिम रूप से शुरू हुई। तो वहीं जैसे ही ईडी की टीमें झारखंड में 18 और पश्चिम बंगाल में 24 से ज्यादा जगहों पर एक साथ पहुंची, हर इलाके में अचानक हलचल मच गई। सूत्रों के अनुसार कई जगहों पर एजेंसियों को पुराने अनुभवों के आधार पर अतिरिक्त सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ा, क्योंकि पहले की छापेमारी में स्थानीय भीड़ इकट्ठा कर टीमों को घेरने, डराने या जांच में बाधा डालने की घटनाएं सामने आ चुकी थी। इसलिए इस बार सीआरपीएफ के जवानों को पूरी तरह से कवच, हेलमेट, शील्ड और कड़े घेरे के साथ तैनात किया गया। किसी भी आम नागरिक को करीब आने तक की अनुमति नहीं दी गई, जिससे ये पूरा ऑपरेशन किसी सैन्य कार्रवाई जैसा प्रतीत हो रहा था। तो वहीं जब छापे शुरू हुए तो शुरुआती दृश्य ही अधिकारियों को हैरान कर देने वाले थे। बैगों में भारी मात्रा में नकदी, बिस्तरों पर सजाई हुई सोने की ज्वेलरी, महंगी घड़ियां और कीमती गहने देखकर अनुभवी अधिकारी भी हैरान रह गए। जांचकर्ताओं ने बताया कि नकदी की गिनती में मशीनें बार बार गर्म हो जाती रही थी और टीमों को बीच बीच में मशीनें बदलनी पड़ रही थी। कई जगहों पर बैंक लॉकर्स को खोलते ही जो रकम मिली उसे देखकर अधिकारी कह रहे थे कि इतनी कैश शायद बैंक के मेन वॉलेट में भी एक साथ न हो। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन्स, हार्ड डिस्क, सीसीटीवी फुटेज और लैपटॉप से भी महत्वपूर्ण डेटा मिलने का दावा हुआ है, जो आगे की जांच का आधार बन सकता है। तो वहीं धनबाद, जिसे भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है, वहां ईडी की कार्रवाई ने खास तौर पर ध्यान खींचा। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब ईडी की टीम एक उच्च प्रोफाइल नाम लाल बहादुर सिंह के यहाँ पहुंची तो खबर फैलते ही सैकड़ों लोग इलाके में जमा हो गए। हालांकि इस बार भारी सुरक्षा के कारण किसी को हस्तक्षेप का मौका नहीं मिला। तो वहीं जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार पहले की जांचों में भीड़ इकट्ठा कर टीमों पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त थी कि इस तरह के किसी भी प्रयास का सवाल ही नहीं उठा। देवीलाल जैसे इलाकों में जहां पहले तनाव की स्थितियां बनी थी, वहां भी इस बार कार्रवाई सहजता से पूरी हुई। तो वहीं छापों से मिले दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को लेकर ईडी सूत्रों ने दावा किया है कि इससे एक बड़ा सिंडिकेट बेनकाब हो सकता है। जांचकर्ताओं का कहना है कि कोयला चोरी केवल एक हिस्सा था, जबकि असली खेल अवैध परिवहन, फर्जी कंपनी के जरिए लेन देन, हवाला, राजनीतिक संरक्षण और कई स्तरों की रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार अब तक मिले दस्तावेज में कई ट्रांसपोर्टर्स, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, कुछ राजनीतिक पदाधिकारियों तथा कई निजी एजेंट्स का नाम सामने आया है। आरोप है कि कोयला किन रूट से चोरी कर भेजा जा रहा था, किसे कितनी राशि दी जा रही थी, किस स्तर पर किसकी भूमिका थी, इन सब की विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज मिली है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी जांच का दायरा इतना व्यापक था कि साल्ट लेक, दुर्गापुर, आसनसोल, हावड़ा, पुरुलिया और बर्दवान जैसे कई बड़े शहरों में लगातार छापे मारी चलती रही। सबसे प्रमुख नामों में नीरज खड़का का नाम शामिल है, जिसके कोलकाता और दुर्गापुर स्थित ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। इसके बाद जांच में 3 और अहम नाम सामने आए, कृष्ण मुरारी, युधिष्ठिर घोष और परवेज आलम सिद्दीकी, जिन पर दावा है कि ये लोग कई राज्यों में फैले कथित कोयला तस्करी और अवैध वसूली नेटवर्क को चालित करते थे। ईडी का कहना है कि इनके ठिकानों से भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जो जांच को और आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं बंगाल में ईडी की कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है। कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां केवल विपक्ष शासित राज्यों पर निशाना बना रही हैं। हालांकि ईडी का कहना है कि यह छापेमारी कार्रवाई किसी भी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित नहीं है, बल्कि कई सालों से जारी शिकायतों और सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ाई गई है। सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनमें स्थानीय पुलिस से लेकर कुछ अधिकारियों तक की बातचीत और लेन देन का रिकॉर्ड है,
जिससे जांच और गहन हो सकती है। तो वहीं इस बड़े ऑपरेशन का एक नाटकीय असर ये हुआ कि कई इलाके अचानक सुनसान पड़ गए। सूत्रों का दावा है कि कई कोयला कारोबारी और संदिग्ध व्यक्ति अपने ठिकानों से गायब हो गए। कुछ बड़े व्यवसायियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं और उनके घरों पर भी ताले लटकते पाए गए। कुछ ट्रांसपोर्टर्स अपने ट्रकों को खाली करवाकर छुपा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ सरकारी कर्मचारी जिनके नामों का जिक्र दस्तावेजों में मिला है, अचानक छुट्टी पर चले गए, जिससे स्थिति और ज्यादा चर्चित हो गई। तो वहीं ईडी सूत्रों ने ये भी संकेत दिया है कि ये सिर्फ पहले चरण की कार्रवाई थी और आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ये भी दावा किया गया है कि आगे की जांच में कुछ गिरफ्तारियां भी संभव है, खासकर उन लोगों की जिनके खिलाफ ठोस दस्तावेज सबूत मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल कोयला चोरी का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के एक ऐसे जाल का है जो कई सालों से लगातार विस्तृत होता गया और जिसमें निजी लाभ के लिए सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग हुआ। आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी पैदा की गई और कई स्तरों पर इसका इस्तेमाल किया गया। तो वहीं झारखंड और बंगाल दोनों राज्यों में इस ऑपरेशन ने कोयला सिंडिकेट के आधार को हिलाकर रख दिया है। कई उद्योगपति और ट्रांसपोर्टर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि ईडी ने संकेत दिया है कि इस नेटवर्क की काली किताब के कई पन्ने अभी खुले नहीं हैं। इस किताब में कौन कौन दर्ज है, किस स्तर पर किसकी भूमिका रही, ये सब आने वाले समय में साफ हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये जांच पूरी तरह से अपने निष्कर्ष तक पहुंचाई गई तो कई दशकों से जारी एक अवैध कोयला तंत्र को ध्वस्त कर सकती है। तो वहीं संपूर्ण घटनाक्रम में सबसे बड़ा संदेश यही है कि चाहे सिस्टम कितना भी मजबूत और फैला हुआ क्यों ना हो, जब जांच एजेंसियां अचानक सुबह तड़के किसी दरवाजे पर पहुंचती हैं, तो किसी भी बड़े साम्राज्य में असुरक्षा की भावना जगना स्वाभाविक है। 21 नवंबर को हुई इस कार्रवाई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोयला माफिया नेटवर्क चाहे कितना भी पुराना और जटिल क्यों ना हो, अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, देश के सामने शायद इस नेटवर्क की पूरी तस्वीर आएगी, जो न केवल कोयला चोरी की गहराई बताएगी बल्कि ये भी कि किस तरह से एक अवैध व्यापार लंबे समय तक राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संरचनाओं में अपनी जड़ें जमा सकता है।